करने की बात हम तो ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हम कभी झंडे के विरोध में नहीं थे। कर रहा हूं, महात्मा गांधी ने 6 अगस्त 1947 को कहा, अगर भारत के झंडे पर चरखा अंकित नहीं होगा तो इस झंडे का अभिवादन करने से मैं इनकार कर दूंगा। आप तो जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे पर सबसे पहली परिकल्पना मैंने की थी। बिना चरखे के निशान के भारतीय झंडे की कल्पना नहीं है। अगर महाभारत ही पढ़ना है तो महर्षि वेदव्यास की दृष्टि से पढ़ो, विदुर की दृष्टि से पढ़ो, शकुनी की दृष्टि से पढ़ोगे, भाइयों को लड़ाने वाले शकुनी की दृष्टि से तो यही नजर आएगा। मगर क्या बताए सभापति महोदय, ये भाइयों में लड़ाने वाले शकुनी, भाइयों में लड़ाने वाले। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं, उन्होंने इसको मौलवी स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया भारत के संविधान को। यह अपने आप में शर्मनाक बात है। शर्म उस समय आनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को कैसे भूल सकते थे। इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बोला और कहा कि 1967 से पहले तक तो एक ही इलेक्शन होता था पूरे देश में, लेकिन उसके बाद इनका मन में परिवर्तन आ गया, यानी कि कांग्रेस के मन में परिवर्तन आ गया, कर दिया गया। अब इसके उपरांत मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्था थी वन नेशन वन इलेक्शन की, ये टूटी कहां से थी? जब कांग्रेस में अंतरात्मा की आवाज जाग गई थी। 67 तक सारे इलेक्शन एक साथ होते थे। फिर एक ऐसा विचित्र हुआ कि अंतरात्मा की आवाज जागी और उस पार्टी की प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने अपने ही पार्टी कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी जी को चुनाव हरवा दिया। मुझे लगता है ऐसा विचित्र संवैधानिक उदाहरण भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा। और मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, उसके बाद इतनी अंतरात्मा की आवाज जागी कि निजलिंगप्पा, कामराज चौधरी, चरण सिंह चंद्रशेखर, मुरारजी। उसके बाद ही पूरे देश में एक साथ चुनाव होने बंद हुए और इंदिरा गांधी ने अपने ही कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी को हरवा दिया। इन्होंने सरिया कानून को ऊपर रखा। ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। इन्होंने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा किसी भी धार्मिक स्थल में। वक्फ बोर्ड एक्ट लाया जाता है जिसकी कोई समय सीमा नहीं रहेगी। कम्युनल वायलेंस बिल लाया जाता है। मदरसा बोर्ड आया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, महरम, बालिका से विवाह, तलाकशुदा महिलाओं को कोई मुआवजा न देना। सोचिए, अगर ये सारी बातें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस लेकर के आई थी, तब कहां था कानून की बातें? तब कॉन्स्टिट्यूशन की बात क्यों नहीं हो रही थी? इसके बाद इन्होंने हज सब्सिडी की बात की, वक्फ बोर्ड की बात की। अब मैं सिर्फ संक्षेप में 10 बिंदु बोलना चाहता हूं। जो लोग आज कहते हैं इस संविधान में उन्होंने क्या किया, मदरसा बोर्ड आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इन सबको संवैधानिक मान्यता, संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। 4 पत्नी रखना, ट्रिपल तलाक, हलाला, महरम, बालिका से विवाह करना, तलाकशुदा महिला को कोई मुआवजा न देना, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड। अब मैं कहना चाहता हूं, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलरिज्म का शिकार करते हुए इसको पार्शियली शरिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रयास किया। अन्यथा कोई गैर मुस्लिम देश दिखा दे कि जिसमें किस प्रकार की बात हुई हो। इन सब चीजों को याद करते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शियली शरिया कानून ही बनाने का प्रयास किया था। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस से पूछा कि कोई देश बता दीजिए जिस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर शरिया कानून हो, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी आरोप लगा रहे थे कि ये शरिया कानून ही बना दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्शियली। वहीं इन्होंने ये भी बात कही कि जो लोग मनुस्मृति की बात करते हैं उन्हीं लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को मौलवी स्मृति बनाने का भी प्रयास किया। यह अपने आप में कितनी शर्मनाक बात है। जिम्मी और जजिया के फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करना क्या शरिया को कॉन्स्टिट्यूशन में लागू करने जैसा नहीं है? जब मुस्लिमों की बात आई तो इन्होंने कहा कि हम मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, हमारी पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। इन्होंने कई मुस्लिम नाम गिना डाले और उनकी खूबियां गिनाई और कहा कि हमने तो उनको सम्मान भी दिया, लेकिन आपके समय में आपकी सरकारों ने इन लोगों को सम्मान क्यों नहीं दिया? क्या तब ये भूल गई थी? इस तरीके की बात की। और अब्दुल कलाम आजाद को कहा कि क्यों नहीं उस टाइम की सरकार ने उनको सम्मान देने का कार्य किया। हमारी सरकार तो कईयों को सम्मान दे चुकी है और वो नाम आपके सामने आ जाएंगे। करने की बात हम तो ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि हम कभी झंडे के विरोध में नहीं थे। झंडे में, अब सर पूरी बात सुनिए सर, मैं कोट कर रहा हूं। अच्छा, मैं कोट कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा तो इस झंडे का अभिवादन करने से मैं इनकार कर दूंगा। आप तो जानते ही हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे पर सबसे पहली परिकल्पना मैंने की थी। बिना चरखे के निशान के भारतीय झंडे की कल्पना नहीं है। चिन्ह चरखे का प्रतीक है। कुछ लोग इसे सुदर्शन चक्र बताते हैं। सभापति महोदय, बस 1-2 लाइन में समाप्त करता हूं। अगर महाभारत ही पढ़ना है तो महर्षि वेदव्यास की दृष्टि से पढ़ो, विदुर की दृष्टि से पढ़ो, शकुनी की दृष्टि से पढ़ोगे, भाइयों को लड़ाने वाले शकुनी की दृष्टि से तो यही नजर आएगा। मगर क्या बताए सभापति महोदय, ये भाइयों में लड़ाने वाले शकुनी, भाइयों में लड़ाने वाले। जब झंडे की बात आई तो इन्होंने कहा कि हम झंडे का विरोध नहीं करते। इन्होंने एक वाक्य याद दिलाया कि जब 6 अगस्त 1947 को गांधी जी ने कहा था कि अगर भारत के झंडे पर चरखा अंकित नहीं होगा
तो इस झंडे को अभिवादन करने से इनकार कर दूंगा। ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वो अभिवादन नहीं करेंगे यदि इस पे चरखा नहीं होगा तो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इसकी परिकल्पना उन्होंने ही की थी और उस परिकल्पना में चरखा अंकित था, तो इस वजह से वो चाहते थे कि उस पर चरखा आए। महाभारत वाली बात भी जो राहुल गांधी ने कल की थी उसको भी खाली जाने नहीं दिया। इन्होंने कहा कि अगर महाभारत ही पढ़ना था तो महर्षि वेद व्यास या विदुर की दृष्टि से पढ़ो, शकुनी की दृष्टि से पढ़ोगे तो यही नजर आएगा। ये कुछ बातें थी जो सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के लिए कही, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा हो रही थी। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।